हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर में जो स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला पार्ट है ना, उसके एमसीक्यूज़। पहले हमने एग्रीकल्चर वाले पार्ट के एमसीक्यूज़ करे थे और अब तक हम जिन चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज़ कर चुके हैं ना, उन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे डेली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इन। इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी कब डिक्लेयर करी गई थी? मीन्स जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, आज़ाद हो चुका था, तब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया की कब आई थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है 1947, सेकेंड है 1948, थर्ड है 1950 एंड फोर्थ है 1951। तो इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो आई थी 1948 में। सो इसका राइट आंसर है 1948। जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर करी गई थी तब उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी ने बहुत सारे इश्यूज़ को फेस किया था, जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतना काम नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए फिर 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट प्लान यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। जो हमारा सेकेंड प्लान था ना, उस प्लान में इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेकेंड प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेड्यूल डैश कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जिसको एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ स्टेट कंट्रोल करता है? स्टेट किसे बोलते हैं? गवर्नमेंट को बोलते हैं। तो हमें पता है 3 शेड्यूल थे, ABC, जिसके अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, वो शेड्यूल है A। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A। तो A के अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसके अंदर कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं? 17 इंडस्ट्रीज आती है इसके अंदर। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि रेलवेज़, आर्म्स एंड एम्यूनाइजेशन इंडस्ट्रीज़, शिपिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होती है। फिर आता है शेड्यूल बी के अंदर क्या होता है? दोनों काम करते हैं, गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। ठीक है, दोनों का कंट्रोल होता है इंडस्ट्रीज़ पे। इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर है 12 इंडस्ट्रीज़, जिसके अंदर आती हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़, माइनिंग एंड और इंडस्ट्रीज़। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ इंडस्ट्रीज़ के। और जो लास्ट है, जो थर्ड है, यानी कि शेड्यूल C, उसके अंदर कौन कौन सी आती है? जो इंडस्ट्रीज़ बच गई ना, जो इंडस्ट्रीज़ A और B में नहीं है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ किस में आती है? शेड्यूल C में आती है। यानी A और B में जो जो इंडस्ट्रीज़ आ गई उनको छोड़ के बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बची है ना, वो सारी किस में आती है? शेड्यूल C में। और जो शेड्यूल C है उसका जो कंट्रोल होता है ना, यानी उसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसका कंट्रोल किसके पास होता है? प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन कोई भी अगर इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहता है, किसी को भी अगर उसमें से इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो शेड्यूल C में जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो लाइसेंस है वो पहले गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 वेज बाय विच डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दैट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट्स। कौन कौन से ऐसे 2 वेज हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम इम्पोर्ट्स? जब इम्पोर्ट्स करते हैं, बाहर से गुड्स आते हैं, तो उनकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, वो सामान जो हमारी कंट्री के अंदर जो बन रहा है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो इससे किसको इफेक्ट होता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसे कौन कौन से वेज़ हैं जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्ट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? तो इसके लिए 2 काम किए गए थे। पहला तो है टैरिफ, दूसरा होता है कोटा, यानी कि 2 वेज़ है जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सकता है। पहला है टैरिफ, दूसरा है कोटा। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है, टैक्स होता है जो कि इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। जो गुड्स हम किसी बाहर की कंट्री से मंगाते हैं ना, उस गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं टैरिफ। तो टैरिफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाता है, हैवी टैरिफ लगा दिया जाता है, हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो इम्पोर्टेड गुड्स है ना वो महंगा हो जाता है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, और जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है। तो फिर लोग कौन से गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे? जो हमारी कंट्री के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है, उनको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऐसे ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सेकंड है कोटा। कोटा में क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाती है इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, ठीक है। कौन करता है? बाय अ प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, यानी कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो होता है वो एक मैक्सिमम लिमिट पुट कर देता है इम्पोर्टेड गुड्स पे, कि इस लिमिट तक ही इम्पोर्टेड गुड्स को मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो हैवी टैक्सेस की वजह से, हैवी टैरिफ की वजह से और कोटा की वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इम्पोर्ट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन फोर्स प्रेजेंटली इन इंडिया इज़, यानी कि प्रेजेंटली अभी कौन सी पॉलिसी चल रही है, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया के अंदर चल रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1948, सेकेंड है 1977, थर्ड है 1956, फोर्थ है 1991। तो जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो आई थी 1948 में। हाँ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। उसके बाद कब आई थी? 1956 में। फिर जो थर्ड आई थी, फिर जो नेक्स्ट आई थी वो आई थी 1991 में। तो जो प्रेजेंटली अभी चल रही है वो कौन सी है? 1991, जिस पॉलिसी को सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है। कौन सी थी ये? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी में पूरा एक चैप्टर भी है। सो अभी प्रेजेंटली इंडिया के अंदर कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है? जो 1991 में आई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1951, सेकेंड है 1952 में या 1953 में, फोर्थ है नन ऑफ दीज। यहाँ पे एस ही रह गया, यहाँ पे नन ऑफ दीज है, ये SE। तो जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था उसे इम्प्लीमेंट किया गया था इन 1951 में। सो इसका राइट आंसर है इन 1951। इस एक्ट में क्या था? इसमें ये था कि जो गवर्नमेंट है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे, उन्हें गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी ना उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, उसे भी इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करवाएगी, और जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी ग्रोथ पे गवर्नमेंट ध्यान देगी। जो भी रेगुलेशन का काम है, उनकी डेवलपमेंट का काम है, वो सारा गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था इस एक्ट को लागू करके। सो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इन 1951 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज मेड लिबरल पर्टिकुलरली इन। हमने शेड्यूल सी में पढ़ा था कि अगर किसी को भी इंडस्ट्रीज़ खोलनी है तो उसमें पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट सब कुछ चेक करके लाइसेंस देती थी। लेकिन कब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरल कर दिया था, यानी कि लूज़ कर दिया गया था, उसमें थोड़ी सी छूट दे दी गई थी। तो ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं, 1990, 1991, 1992 एंड 1985। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरल कब किया गया था? इन 1991 में, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, यानी कि जब LPG पॉलिसी आई थी ना, उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको लिबरल कर दिया गया, तो उसको ईजी कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1991 में। 8th क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में?
फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती है उनके पास। सेकंड है इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ कैपेसिटी, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है ना उससे वो कम काम करते हैं। थर्ड है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट, उनके पास कैपिटल यानी कि मशीन्स की शॉर्टेज होती है, क्रेडिट भी नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना उनमें तीनों प्रॉब्लम होती है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज भी होती है, इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ कैपेसिटी यानी कि जितनी उनकी कैपेसिटी होती है अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं क्योंकि उनके पास मशीन्स भी नहीं होती हैं, कैपिटल नहीं होता है, क्रेडिट नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। 9th क्वेश्चन है इन हाउ मेनी कैटेगरीज इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में उसमें इंडस्ट्रीज़ को हाउ मेनी कैटेगरीज कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में 3 शेड्यूल पढ़े थे, शेड्यूल A, B एंड C। तो वही कैटेगरी है ये जिसके अंदर वही 3 कैटेगरी हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। कौन कौन सी थी? शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दिया था। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था इंडस्ट्रीज़ को? 3 कैटेगरीज में इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बतानी ट्रू है या फॉल्स है। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइवेट सेक्टर कंप्राइजेज इंडस्ट्रीज owned, controlled and managed by the government with the aim of social welfare। क्या लिखा है स्टेटमेंट में कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आती है उन्हें कंट्रोल मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसका एम है सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, जिन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उनका एम होता है सोशल वेलफेयर, लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जिस सेक्टर को, जिस इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ऑन करती है, मैनेज करती है विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, ना कि प्राइवेट सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, हमें पता है। कैटेगरी सेकंड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूड्स, जो उसमें 3 कैटेगरीज थी उसके अंदर जो सेकंड कैटेगरी में है क्या इंक्लूड करते हैं? इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज जॉइंटली ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंड द स्टेट। तो इसमें सिंपल ये पूछा गया है जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर जो जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है उन्हें गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है और प्राइवेट सेक्टर भी, यानी दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो सेकंड कैटेगरी आती है जो हमने पढ़ा था, जिसका दूसरा नाम शेड्यूल बी है, जिसके अंदर शेड्यूल बी में क्या होता है या कैटेगरी सेकंड में क्या होता है, वो इंडस्ट्रीज आती है जिन्हें एक साथ काम करती है, जिनमें गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट लेसर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करती हैं, कम अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट की एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब कि उसमें लेबर ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। लोगों से ज़्यादा काम करवाया जाता है, उसमें लोग ज़्यादा काम करते हैं, मशीन्स कम होती हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना उसमें मशीन्स ज़्यादा होती हैं और लेबर कम होती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती हैं एम्प्लॉयमेंट की एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। सो इसका आंसर है फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऑफर एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बना देती हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना उनके मेनली
दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा होता है इक्विटी। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना, वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उनका मेन मोटिव होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आती है। समझ आ गया? नेक्स्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नॉट थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई न्यू मार्केट में एंटर करना, न्यू इंडस्ट्री में एंटर करना। ऐसी इंडस्ट्री जो अभी तक इंडिया में थी नहीं, जिसमें कभी काम नहीं किया, किसी न्यू इंडस्ट्री में काम करना, न्यू प्रोडक्ट के साथ काम करना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस किससे हो सकता है? सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन हम किससे अचीव कर सकते हैं? सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। उसको एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इम्पोर्टिंग ऑफ नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम अब्रॉड। जो नेसेसरी आइटम्स है हमारी कंट्री के लिए, उन्हें अब्रॉड फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करवाना। सेकंड है प्रोड्यूसिंग नेसेसरी गुड्स एट अदर कंट्रीज़। जो भी नेसेसरी गुड्स है उनको किसी और कंट्री में प्रोड्यूस करना। सी है नन। डी है प्रोड्यूसिंग नेसेसरी गुड्स एट होम। जो भी नेसेसरी गुड्स है उन्हें होम यानी कि अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना। तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो फॉरेन डिपेंडेंसी है, यानी जिन चीज़ों के लिए हम फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड है, उस डिपेंडेंसी को कम करना। तो वो कैसे कम होगी? जब जो भी नेसेसरी गुड्स है उन्हें हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। जो भी नेसेसरी गुड्स है वो हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, तो जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग नेसेसरी गुड्स एट होम। जो भी नेसेसरी गुड्स है जो अभी बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, दूसरी कंट्री से आते हैं, अगर वो हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस होने लग जाएंगे तो उनका प्राइस भी कम होगा। ठीक है, उन पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, लोग उनको ज़्यादा खरीदेंगे, तो जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है? तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना। किससे? डोमेस्टिक गुड्स से। डोमेस्टिक गुड्स से कब रिप्लेस करेंगे? जब वो गुड्स हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। सो इसका आंसर है डी। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हो। अगर इन क्वेश्चन में किसी में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।